नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 दिसंबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 दिसंबर 2025 यानी आज पौष अमावस्या पड़ रही है, जो कि पितृ तर्पण और दान पुण्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस है। 1927 में आज ही के दिन महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। उनके साथ ही अशफाक उल्ला खान, जो कि फैजाबाद जेल, और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में इसी दिन फांसी दी गई थी। पूरा भारत आज उनकी शहादत को नमन करता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी, 9 जिलों के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी हुई जारी। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन गुरु तेग बहादुर के बलिदान पर सीएम भावुक हुए, विपक्ष ने किसानों और स्कूलों की बदहाली पर घेरा। हरियाणा में इन विद्यार्थियों को मिलेगी 12,000 रुपए छात्रवृत्ति, 6 साल बाद फिर से शुरू हुई योजना। मनीषा मौत मामला, ग्रामीणों का टूटा सब्र, बैठक कर सीबीआई को दिया अल्टीमेटम, 129 दिन बाद भी मौत बनी हुई है रहस्य। ग्राम सचिवों के लिए बदले नियम, एक ग्राम सचिव ब्लॉक में रह सकेगा अधिकतम 5 साल। सीएनजी वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी से घट जाएंगी कीमतें। जनवरी में होगी HBSC की विशेष अंक सुधार परीक्षाएं, डेट शीट हुई जारी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का टाइम बदला, सुबह के एग्जाम 10 तो वहीं शाम की परीक्षाएं दोपहर 1:45 से शुरू होंगी। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की DGP को चुनौती, यमुनानगर में बोले दम है तो यूपी की तरह एनकाउंटर करो, थार तो महिलाएं भी चलाती हैं। HPSC ने जारी किए 8 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां, 19 जनवरी से शुरू होंगे एग्जाम। हरियाणा में इस योजना के लिए आवेदन शुरू, SC-BC छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। दिल्ली में सख्ती, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, सिर्फ BS6 इंजन गाड़ियों को एंट्री, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। और भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री रहेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, प्रवासियों को वीजा आसान मिलेगा, ज्वेलरी कपड़े के बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम बदलने लगा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरे का डबल अटैक शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हरियाणा जबरदस्त कोहरे की चपेट में है। बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, जो बाहर हैं वो जल्दी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। घर रहो, सुरक्षित रहो। ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें घने कोहरे को लेकर ड्राइवरों को धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। उधर चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज यानी 19 दिसंबर को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र जिलों में बहुत घना कोहरा यानी ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा अन्य 13 जिलों में भी घना कोहरा छाएगा। इसे लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 21 दिसंबर के बाद ही कोहरा छटेगा। वहीं महेंद्रगढ़ का नारनौल 5.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों यानी ग्राम सचिवों का ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चल रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के बीच अब रूल्स बदले गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब ग्राम सचिवों की कैडर यूनिट जिले की अपेक्षा ब्लॉक कर दी गई है। इसके साथ ही मैक्सिमम समय को 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। यानी अब एक ग्राम सचिव ब्लॉक में अधिकतम 5 साल रह सकेगा। एक स्थान पर तैनाती का समय कम से कम 1 साल ही रहेगा। शेड्यूल में जिला यूनिट करने पर ग्राम सचिवों ने नाराजगी व्यक्त की थी। ग्राम सचिवों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात भी की थी। सचिवों ने ज्ञापन देकर जिला कैडर को अप्रासंगिक कहा था। ज्ञापन में बताया गया था कि इससे ग्राम सचिवों के पदों में जिला स्तर पर असमानताएं पैदा हो जाएंगी। राज्य में ग्राम सचिवों को 3 कैटेगरी में वितरित किया गया है। इनमें ग्राम सचिव 1, ग्राम सचिव 2 और महाग्राम सचिव शामिल हैं। वर्तमान में राज्य में तीनों के 500 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करें तो ग्राम सचिव के कुल 650 पदों में से 36 पद खाली हैं, तो ग्राम सचिव 2 के 3857 में से 399 और महाग्राम सचिव के 125 में से 70 पद अभी खाली हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज गुरुवार को हंगामेदार और भावुक पलों के साथ हुआ। सदन की कार्रवाई के पहले दिन जहां गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भावुक नजर आए, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने किसानों और स्कूलों की बदहाली को लेकर सरकार को घेरा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन की कार्रवाई के दौरान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु साहिब का त्याग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और मानवता की
सुरक्षा के लिए था। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की गाथा जब भी याद की जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी महान कुर्बानियों के कारण ही आज हमारा देश और संस्कृति सुरक्षित है। इस दौरान कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि महान गुरुओं के जीवन और उनके संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। अहमद ने तर्क दिया कि इससे आने वाली पीढ़ियां देश के गौरवशाली इतिहास और सर्वोच्च बलिदानों से अवगत हो सकेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां भगवा पगड़ी पहनकर पहुंचे तो वही कांग्रेस के 5 विधायक हरे रंग की जैकेट पहनकर सदन में दाखिल हुए। विधायक जसी पेटवाड़ ने स्पष्ट किया कि हरा रंग किसानों की खुशहाली और उनके संघर्ष का प्रतीक है। कांग्रेस ने संकेत दिया कि वे सत्र के दौरान खाद की किल्लत, धान खरीद में कथित घोटाले और बाढ़ के कारण खेतों में जमा हुई गाद जैसे मुद्दों पर सरकार को राहत देने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सदन का माहौल उस समय गर्मा गया जब कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने स्कूलों और छात्रावासों की जर्जर हालात का मुद्दा उठाया। भुक्कल ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि पुरानी सरकारों द्वारा बनाई गई इमारतों पर वर्तमान सरकार अपनी ब्रांडिंग कराई है, जबकि उनका रखरखाव शून्य है। विंटर सेशन भले ही छोटा रहने वाला है, लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था, कथित वोट चोरी अभियान और मंडियों में हुए धान घोटाले जैसे विषयों पर काम रोको प्रस्ताव लाने की फुल तैयारी कर ली है। पोरू सांसद चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा गुरुवार को रेवाड़ी के बाउल विधानसभा क्षेत्र पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य पार्टी में एकता का संदेश देना था, लेकिन पहले ही दिन रेवाड़ी जिले के कांग्रेस नेताओं में गहरी फूट सामने आई। यात्रा में शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह और पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा शामिल नहीं हुए। इन प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के आंतरिक कलह को उजागर किया। गाँव टेकला में सद्भाव यात्रा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बिना लिए पार्टी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ नेता ऐसे हैं जो यात्रा में आने से छिप गए। छिपने की बजाय आदमी को मर्द बनना चाहिए, सभी को एकता की बात करनी चाहिए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने आगे कहा कि वे पूरी तरह से ब्रिजेंद्र सिंह के साथ हैं और किसी का डर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। दूसरी ओर गैर हाजिर रहे दोनों जिला अध्यक्षों ने अपनी गैर मौजूदगी का कारण बताते हुए कहा कि वे पार्टी के कार्य से चंडीगढ़ गए हुए थे। सद्भाव यात्रा के 72वें दिन रेवाड़ी पहुंचे पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। जिस मामले में ईडी ने 53 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की थी, अब कोर्ट का फैसला आने के बाद वह नेशनल हेराल्ड का मामला राष्ट्रीय मीडिया से गायब हो गया है। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि समाज को बांटकर वोट लेना भी वोट चोरी माना जाता है। भाजपा समाज को बांट रही है और कांग्रेस का प्रयास समाज को एकजुट करना है। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि सरकार ने 10वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। ये छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं व 12वीं क्लास तक पढ़ाई जारी रखने के दौरान ही मिलेगी। इसे पाने वाले विद्यार्थियों को 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय लेना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति योजना राज्य बोर्ड के अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र यानी ISCE के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगी, लेकिन अंकों में न्यूनतम प्रतिशत और चयनित विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग निर्धारित की गई है। भिवानी बोर्ड के छात्र के लिए 90% व अन्य बाकी बोर्डों के लिए 95% अंक लाना अनिवार्य है। भिवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के 1300 विद्यार्थी, CBSE के 180 विद्यार्थी व ISCE के 20 टॉपर विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के लिए चुने जाएंगे। ये योजना कोविड-19 के दौरान साल 2019 में बंद हो गई थी, जिससे कि विद्यार्थियों को निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब यानी साल 2025 के अंत में इसे फिर से लागू किया जा रहा है। हरियाणा में स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2025-26 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और पात्र छात्र सरलहरियाणा.gov.in के माध्यम से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना SC व BC छात्रों को प्रोत्साहन देती है। इसमें अच्छे अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है। छात्र हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जो कि 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह योजना अनुसूचित जाति यानी SC और पिछड़ा वर्ग यानी BC के मेधावी छात्रों को उनकी पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ावा देना है। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।
भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत को तकरीबन 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक परिजनों के लिए बेटे की मौत रहस्य बनी हुई है। गुरुवार को गांव ढाणी लक्ष्मण में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें मनीषा मौत मामले की जांच कर रही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को 31 जनवरी तक खुलासे का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि तक अगर सीबीआई मनीषा मौत का खुलासा नहीं करती है तो फिर 2 फरवरी को गाँव ढाणी लक्ष्मण में ही आसपास के मौजूद लोगों की पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। साथ ही मनीषा मौत मामले को लेकर डीसी को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। बीते 11 अगस्त से लापता 19 वर्षीय मनीषा का 13 अगस्त को सिंगानी नहर के पास शव मिला था। मनीषा की मौत को 129 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पहले लोकल पुलिस और अब सीबीआई की जांच के बाद भी मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि मनीषा के पिता संजय से फोन पर हुई बातचीत में सीबीआई अधिकारियों ने अभी भी एक रिपोर्ट के लंबित होने का हवाला दिया है। इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद ही सीबीआई के अधिकारी इस मामले में खुलासा करने की बात कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी केयू की परीक्षाओं के टाइम में बदलाव किया गया है। केयू प्रशासन ने घने कोहरे और खराब मौसम के चलते फैसला लिया है। शुक्रवार यानी 19 दिसंबर आज से प्रारंभ होने वाली सभी परीक्षाओं के आरंभ समय में ये संशोधन किया गया है। केयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश ने बताया कि सुबह के सत्र की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से आरंभ होंगी, जबकि सायंकालीन सत्र की परीक्षाएं दोपहर बाद 1:45 से प्रारंभ होंगी। पहले ये परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही थी। उन्होंने बताया कि कम दृश्यता और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केयू प्रशासन ने परीक्षाओं के समय में ये बदलाव किया है। सभी संबंधित विभागों, संस्थानों, कॉलेज और परीक्षा केंद्रों को संशोधित समय सारणी की जानकारी तुरंत विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य में पुलिस भर्ती की जानी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो इससे पहले पुलिस के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अगर आप भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नए नियमों के मुताबिक बात करें तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हर श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा। ये उम्मीदवार वे होंगे जो शारीरिक मापदंड परीक्षण यानी कि PMT और शारीरिक जाँच परीक्षण यानी PST में पास हो चुके हैं। इन्हें 97% भारांक वाली ज्ञान परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा में हरियाणा पर विशेष बल दिया जाएगा। कुल प्रश्नों में से कम 10% प्रश्न हरियाणा के बुनियादी ज्ञान से जुड़े हुए होंगे। 20% प्रश्न हरियाणा के सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे, तो वहीं ज्ञान परीक्षा का वेटेज 97% रहेगा। परीक्षा में 90 MCQ पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को NCC बोनस भी दिया जाएगा, जिसमें A ग्रेड के लिए 1, B ग्रेड के लिए 2 व C ग्रेड के लिए 3 अंक मिलेंगे। परीक्षा दोनों भाषाओं यानी हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित होगी। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार व गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में अब से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल पाएगी। इससे कम मानक वाले दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जा रहा है। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने वाली लगभग 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ना तय है। नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, तो वहीं गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया है। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू कर दिया गया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या फिर CNG नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए ही पेट्रोल पंप से वापस लौटाया जा रहा है। वहीं नॉन BS6 इंजन वाली गाड़ियां बॉर्डर से यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी कि VBG रामजी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पारित हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो पहले से ही नरेगा थी। बाद में जब साल 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, बापू याद आए, तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी। बुधवार को लोकसभा में VBG रामजी बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। यह नया कानून अब 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा।
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी द्वारा अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां स्थायी आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार 60% अंकों सहित स्नातक पास होना चाहिए तथा उसे टाइपिंग आती हो। वहीं दफ्तरी के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए, तो वहीं चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास मांगे गए हैं। स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश के लिए अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से स्नातक पास होने चाहिए, तो वहीं कारपेंटर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास व बढ़ईगिरी के काम में ITI प्रमाण पत्र धारक होने चाहिए। जनरल मेल व फीमेल के लिए 500 रुपए फीस लगेगी, तो वहीं फीमेल हरियाणा डोमिसाइल के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के एग्जिट और विड्रॉल नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अपडेटेड नियमों के मुताबिक अगर NPS में कुल जमा 8 लाख रुपए या फिर उससे कम है तो आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए तक थी। वहीं गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा का सिर्फ 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना जरूरी रह गया है। पहले ये 40% होता था, यानी अब वे 80% तक लमसम निकाल सकते हैं। पहले NPS से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए उम्र 75 साल थी, अब इसे बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया है। वहीं कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अकाउंट एक्टिव रख सकते हैं। लमसम या एन्युटी खरीदना कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। इससे मार्केट रिटर्न का फायदा लंबे समय तक मिलता रहेगा। नॉन गवर्नमेंट यूजर्स 60 से लेकर 85 साल के बीच कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। अगर जमा राशि 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो 20% एन्युटी और बाकी लमसम या फिर टुकड़ों में निकासी कर सकते हैं। अगर जमा 8 से 12 लाख के बीच है तो 6 लाख तक एक मुश्त और बाकी की सिस्टमेटिक विड्रॉल ऑप्शन से निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापारिक समझौते पर साइन हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। इससे पहले PM ने बताया कि भारत और ओमान के बीच होने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के साझा भविष्य का खाका बताया। ओमान पहुंचे PM मोदी ने गुरुवार को कहा कि कितने भी मौसम बदल जाएं, लेकिन भारत से उनकी दोस्ती नहीं बदलेगी। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की तारीफ करते हुए कहा कि वे जहां भी जाते हैं वहां की विविधता की तारीफ करते हैं। PM मोदी बुधवार शाम को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने मोदी का स्वागत किया। ओमान को अरब जगत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इसके पीछे है सुल्तान हैथम की कूटनीति। अमेरिका, ईरान, इजराइल, हमास संघर्ष में भी सुल्तान हैथम पर्दे के पीछे समाधान की राह बनाते रहे हैं। यमन संकट में भी ओमान एकमात्र खाड़ी देश है जो तटस्थ रहा और 25,000 से अधिक यमनी शरणार्थियों को शरण दी। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 84,482 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 3 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,816 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। ऑटो, फार्मा और एनर्जी शेयर्स में गिरावट रही। वहीं IT और मेटल सेक्टर के शेयर्स में बढ़त रही। चांदी लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 1 किलोग्राम चांदी 1609 रुपए बढ़कर 2,01,250 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल अब तक चांदी की कीमत 1,15,233 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना भी 137 रुपए बढ़कर 1,32,454 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।